Good evening, class. Good evening, sir. I hope you all have seen the question paper of NEET examination 2020. Yes, sir. सबने देख लिया है क्वेश्चन पेपर? लगा किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है क्या इस क्वेश्चन पेपर में जो आया है 2020 में?
No, sir. No, sir. Okay. क्या लगता है अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर हमारे 2021 में आता है तो हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी? सर बल्ले बल्ले हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व करें क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें सबने। Have you solved biology questions? Yes, sir. तो क्या लगता है कि बायोमोलिक्यूल्स से जितना डर लग रहा है उतना डर लगने की क्या जरूरत है? No, sir. या किसी भी चैप्टर से कुछ डर लगने की जरूरत है? No, sir. एक मगर क्वेश्चन सर जो COR का जो वो आया था रिकॉग्निशन साइट, उसमें सर साइट सेम था। हाँ तो वो तो याद करना था। नहीं नहीं था, वो अलग था। इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो मुझे लगता है कि मैंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जब समझाया था तभी वहीं बताया था, और यस वो तो याद करना ही क्योंकि वो तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस चलते चलते ऐसे ही याद रहता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतना इशू है। वो तो आराम से जो एनसीईआरटी के अंदर है वही चीज पूछी जा रही है, बाहर से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो दूसरा क्वेश्चन आया है, अगर आप सबने वो क्वेश्चन देखा है तो उसमें आपको आइडिया लगा होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, वो डीएनए लाइगेज की जो ली गई वो इसलिए क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। देखा आपने वो क्वेश्चन? यस सर। 3 क्वेश्चन आए थे सर बायोटेक की, एक ओआरआई साइट वाली भी आई थी। ओआरआई साइट वाला भी आया है, हाँ वो भी है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे जो क्वेश्चन है वो भी है। यस सर। हाँ, और बीटी कॉटन तो आगे मिल जाएगा, आगे वाले चैप्टर में आ जाएगा एप्लीकेशंस के अंदर। सर एक क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन था, वो जिफ्ट वाली क्वेश्चन नहीं थी, ZIFT और GIFT वाली, उसमें मैं सर कंफ्यूज हो गया। GIFT होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं मतलब ZIFT में तो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर में ट्रांसफर करते हैं ना, और क्वेश्चन में कर रहा है कि फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है इसलिए, और वो उसको अनदर फीमेल से ओवम दिया जा रहा है, मतलब सुटेबल इन्वायरमेंट दे रही है, तो ये तो जिफ्ट है ना। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए क्वेश्चन है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर तो 2 ही होते हैं, जिफ्ट और आईयूटी। क्वेश्चन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए है, क्वेश्चन ये नहीं है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन करवाना है, क्वेश्चन ये नहीं है कि फीमेल को गैमीट दिया गया है, क्वेश्चन ये नहीं है कि बाहर से ओवा दिया गया उसको डोनर से, क्वेश्चन ये है कि उस फीमेल में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स 2 ही हैं, एक जिफ्ट और एक आईयूटी। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर वर्ड का यूज किया गया है। यस। क्या गिफ्ट में आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो? नहीं, उसमें तो ओवम ट्रांसफर करते हैं। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ना उसमें। तो क्वेश्चन एम्ब्रियो ट्रांसफर का है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका ओव्यूलेशन के लिए भी है कि कौन सा हार्मोन पीक लेवल लेता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। सर एस्ट्रोजन। वैसे तो LH कॉजेज ओव्यूलेशन सब जानते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन LH का है नहीं। जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव फीडबैक को पूछना चाह रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द एस्ट्रोजन will actually cause the positive feedback of estrogen will increase LH। वो उस चीज को
पूछना चाह रहा है वो। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so I just wanted to tell you कि the question paper was very fine. You should solve the question paper. आप question paper को अच्छे से solve करो. 11th के questions बहुत अच्छे हैं. Physiology से questions are very good. Diuresis पे question आया, aldosterone पे. I hope आप easily उसको समझ सकते हो. आपको समझ में आ भी गया होगा. बाकी match the columns were of great abundance in the question paper. तो match the column खूब आते हैं और बहुत इजीली मैच हो रहे थे. और इस बार मैचिंग इतनी आसान थी कि अगर आपको एक भी पता है तो आपका आंसर हो जाएगा. एक भी मैच अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन ढूंढ लोगे उसमें और आपका आंसर हो जाएगा. खैर फिलहाल फायदा आपके सीनियर्स का हो चुका है इस समय और काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर था. केमिस्ट्री वाज वेरी इजी, ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी. फिजिक्स वाज आल्सो गुड, आई मीन ओके, नॉट वेरी टफ, इट वाज ओके. एंड बायोलॉजी एज यूजुअल क्वेश्चंस वर okay, done from NCERT definitely and also from the notes and package. तो वो जो आराम से पढ़ रहा है ध्यान से और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हमारे टेस्ट के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो बहुत संभाल के रखो क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आकाश का टेस्ट ही सॉल्व हो रहा है. तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखो और बस रेगुलर स्टडीज रखो. तुषार कुछ कहना चाहते हैं? सर एफटीज से मैंने मैच किया था, एफटीज के बहुत क्वेश्चन है. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द टेस्ट पेपर ऑफ द आकाश इंस्टीट्यूट, है ना. और किसी इंस्टीट्यूट के पेपर से ये मैच कर ही नहीं सकता और ना कर रहा है. और हमारे एफटीज और हमारे जो इंटरनल टेस्ट्स होते हैं उनसे काफ़ी मैच कर रहा है क्वेश्चन पेपर. तो इसलिए I mean to say that ki it is just like we give a pattern of NEET actually in the test paper, so you should follow it very religiously and practice daily. जो है बस वही प्रैक्टिस करना है. इस क्वेश्चन पेपर को देख करके क्या ऐसा लग रहा है कि मैं ये वाली किताब भी खरीद लूँ या मैं वो किताब भी खरीद लूँ या मैं उस वेबसाइट से भी क्वेश्चन उठा लूँ और प्रैक्टिस कर लूँ? कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आएगी. फीलिंग सिर्फ इतनी आएगी मेरे हिसाब से कि आकाश का जो पैकेज है उसके क्वेश्चंस को अच्छे से किया जाए, एनसीईआरटी के टेक्स्ट को बार बार रीड किया जाए, नोट्स को अच्छे से पढ़ा जाए. हम लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, हम लोग खूब पढ़ते हैं और लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि हमसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो. इसलिए हम लोग ये सब पढ़ते हैं, है ना. तो बस यही है. तो आई थिंक एक गुड फीलिंग आई होगी क्वेश्चन पेपर को देख करके. और बाकी अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पेपर में बायो के तो मुझसे अभी पूछ सकते हो और फिर मुझे शुरू करना है अपना लेक्चर. ओके, तुम चाहो तो पूछ सकते हो. सर मुझे डाउट तो नहीं है बट एक बात है, जैसे जो एनिमल मॉर्फोलॉजी है ना कॉकरोच वाली, तो वो सर बड़ी हार्ड है, मतलब हार्ड लगता है. तो वो सर कैसे याद करे, वो तो समझ ही नहीं आता, काफी हार्ड लगता है और सब चैप्टर के कंपैरिजन में उसके. और उसके क्वेश्चन तुम पहले ये देखो कि जो क्वेश्चन आया है कॉकरोच से वो कौन सा आया है. सर कल का जो कॉकरोच की क्वेश्चन आया था तो वो तो हम लोग क्लास में मजाक में डिस्कशन हो गया था वो एक बार, वो तो मुझे याद था वो वाली क्वेश्चंस. तो एनसीईआरटी से ही आया है. अच्छा, से आने तो कॉकरोच को इतना
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी याद है ना कॉकरोच की अच्छे से? यस सर। तो बस उसको याद रखो, समझे? उसको याद रखो, ठीक है ना? और तुम्हें क्वेश्चन को देख करके हैरानी होगी कि ठीक है मैंने इतना तो पढ़ लिया कॉकरोच, और सवाल जो है मुझे ये मिल रहा है। तो ये है कि पॉइंट इज की आपको जो टेक्स्ट है ना वो बार बार रिवाइज रखना। अगर आप कॉकरोच को इंटरेस्ट लेकर के एनसीईआरटी से बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे ना, आप सारा कॉकरोच एक दिन मत करो ना। आपको कौन कहता है कि आप बर्डन लो अपने ऊपर? आपको इतने सारे दिन हैं, आप एक सिस्टम रोज पढ़ो। आप आज डाइजेशन पढ़ लो, कल आप सर्कुलेशन पढ़ लेना, उसके बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ ले। आप एक दिन में एक सिस्टम पढ़ो। आप 10 दिन में कॉकरोच खत्म करो। क्यों एक दिन में खत्म करने की कोशिश करते हो? कौन सा भी टेस्ट हो रहा है कॉकरोच का, और कौन सा कल नीट का एग्जाम है? यस सर। आप उसको स्लोली स्लोली प्रिपेयर करो। आपसे ये नहीं कहा गया कि आप एक दिन में ही और एक घंटे में सारा कॉकरोच प्रिपेयर करके दिखा दो। क्या हमने कभी ऐसा कहा? नहीं। नहीं। तो आप उसको हल्के हल्के प्रिपेयर करिए, बहुत स्लोली स्लोली, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको रोज एक टॉपिक ले लो कॉकरोच का, है ना, प्रिपेयर कर लो। आज हेड पढ़ूंगा, कल थोरैक्स पढ़ूंगा, परसों एब्डोमेन पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूं मैं एक दिन में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन? समझे जाना अंकुर? यस सर। तो हल्के हल्के पढ़ो, याद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आसान सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है वो चीज। कभी भी कोई चीज बहुत मुश्किल लग रही हो तो उसको डिवाइड कर लो। क्यों मैं एक दिन में पढ़ूं? मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ ना, मैं उसको हफ्ते में निपटाऊंगा। भले एक कोई बात नहीं, एक टॉपिक हफ्ता चला जाएगा तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? मुझे आ तो जाएगा, मुझे याद तो हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? कोई भी टॉपिक हो, कॉकरोच XYZ, कुछ भी हो, समझे? यस सर। और डायग्राम्स बना के पढ़ो, अपने डायग्राम्स खुद बनाओ। अगर चीज याद नहीं होती तो अपने कुछ तरीके, अपने कुछ पेन चलाते रहो कॉपी के ऊपर कि उसको ऐसे बनाता हूँ, कुछ पिक्चर बना लेता हूँ, कोई फोटो बना लेता हूँ। वो बनी हुई याद रह जाती है, उससे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। समझे मेरी बात को? कहानी देखते हो, मूवीज देखते हो, मूवीज याद रहती कि इस सीन के बाद क्या हुआ था। यस सर। इसका मतलब देखी हुई चीज याद रहती है ना। यस सर। हाँ, तो फोटो बना लो किसी भी टॉपिक की, कोई भी फोटो बना दो। समझ रहे हो? यस सर। अब वो कलाकारी तुम में है, उसको थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करो। समझे? हाँ। ओके सर। We were discussing the vector PBR322 followed by another vector that is PUC8. And in this vector, what we studied is that this vector helps in the selection of recombinants just by giving a chromogenic substrate, and it gives color. So it is color reaction producing vector, है ना? And और इसमें कुछ याद है कि ब्लू कलर आता है तो कौन सिलेक्ट होता है? ब्लू कलर कौन शो करता है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, गुड। ठीक है, गुड। तो सबको समझ में आ चुका है। सुष्मिता, मेरी आवाज पहुंची तुम्हारे पास? सबके पास मेरी आवाज वैसे पहुंच रही, क्योंकि सब लोग जवाब भी दे रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हारे पास भी अब पहुंचनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो तुम एक बार री लॉग इन कर लो बेटा। सर अब आ रही है आवाज, मैंने लॉग इन कर लिया था, हो गई थी। ओके, मैंने मैसेज आपका भी देखा एक्चुअली।
प्लाज्मिड्स एज वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो वाला पॉइंट अब हमारा खत्म होता है। हमने शायद ए लिखा होगा प्लाज्मिड्स एज वेक्टर को, बोले कोई हेडिंग नहीं दी, प्लाज्मिड्स एज वेक्टर ही लिखा है हम लोगों ने, और अब हम लिख रहे हैं बैक्टीरियोफेजेस एज वेक्टर। और इसमें सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियोफेज में आप लोगों ने ट्रांसडक्शन तो पढ़ा ही है। आई होप हर्शे चेज का ट्रांसडक्शन सबको याद रहता है ना? तो वही आप समझ लो कि एक तरीके का ट्रांसडक्शन तरीके से द जीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। सपोज आई टेक लैम्डा फेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। लैम्डा फेज में इतना बेस पेयर का डीएनए होता है, और इसमें से, और इसके पास कॉस साइट्स होती हैं 12 बेसिस at the ends, 12 bases at the ends are unpaired and complementary, called cos sites. और cohesive end sites. ओके, तो बना लेते हैं ऐसे करके, स्ट्रेटली कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके वी हैव टू ड्रॉ एक लीनियर ये तरीके से 12 बेस इसके एंड पे होंगे। बारह बेस एंड पे अनपेयर्ड इधर भी, एंड 12 बेसिस एंड पे इधर भी अनपेयर्ड, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ये। मतलब कि अगर आपने इनको खुला छोड़ दिया तो ये घूम के एक सर्कुलर डीएनए बन जाएगा, और बन जाता है, ऐसी बात नहीं, बनता भी है। बीच में एक ऐसा पोर्शन है जो काम का नहीं होता, वो हम रिमूव कर सकते हैं और उसके प्लेस पे डिजायर्ड डीएनए पुट कर सकते हैं, और फिर डिजायर्ड डीएनए पुट करके हम इसको वापस कर देंगे बैक्टीरियोफेज को। इन साइट्स को हम लोग कॉस साइट्स कहते हैं। जो 12 बेसिस हमारे पास अनपेयर्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एट द एंड्स, इनको हम कॉस साइट्स कहते हैं। और बीच में एक ऐसा रीजन है जो हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वील रिमूव दिस पार्ट एंड
that will be carrying this DNA. Desired DNA हम लगा देंगे उसकी जगह. तो lambda phage can carry 23 kilobases of desired DNA. यानी कि आपके पास अगर आप यहां देखोगे 48502 तो टोटल जो डीएनए है वो कितने का हो गया? लगभग 48.5 कह लो, चलो कोई नहीं, 48.5 किलो बेसिस का आपका टोटल डीएनए हो गया. उसमें से आप कितना कैरी कर पा रहे हो, मतलब कितना आप रिमूव करोगे इसमें से कैरी हो जाए? यू विल रिमूव 23, ताकि आपका 23 और कैरी हो जाए. मतलब कि जो डिजायर्ड डीएनए हमने लगाया हुआ यहाँ पे ये 23 किलो बेसिस का है, और ये 23 किलो बेसिस डिजायर्ड डीएनए प्लस लैम्डा फेज के जो अपने जीन्स होंगे वो मिला करके बनेगा हमारा 48.5. टोटल हमेशा 48.5 ही रहेगा. ठीक है. एक M13 फेज भी यूज होता है फॉर कैरिंग द डिजायर्ड डीएनए. M13 फेज में ये थोड़ा सा अजीब सा डीएनए, अजीब सा फेज है. इसके पास सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है. बैक्टीरियोफेजेस एज वेक्टर के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज दूसरे वेक्टर्स. कुछ नाम लिख लेते हैं. जैसे तुमने पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी कुछ वेक्टर यूज हुए थे. तुमने अगर एचजीपी पढ़ा होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो उसमें 2 वेक्टर्स का नाम पढ़ा होगा. बता सकता है किसी ने कौन कौन से वेक्टर का नाम पढ़ा उसके अंदर? जैस्मिन कौर और अंकुर पल, लवप्रीत कौर, रिया राजुल बिल्कुल सही आंसर दिए. बीएससी एंड वाईएससी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. करेक्ट, दैट्स गुड. लेट्स राइट. मैं ऐसा करता हूँ, नंबर तो मैंने दिया ही नहीं है. आई वुड राइट Sir, please scroll up. Tell me, Dhananjay, when you are done.
धनंजय हो गया? सर लास्ट लाइन रह गई है बस, वो जरा था। सर ये जो 12 बेस पेयर्स वाली साइड है, दोनों कॉस साइड्स हैं? हाँ, दोनों हैं। ओके सर। बोथ ऑफ देम आर कॉस साइड्स। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC it is based on F plasmid और फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिसको आप कहते हो ऑफ ई कोलाई का F प्लाज्मिड है ये, है ना। It can carry 150 to 350 kilobases. 150 से 350 किलो बेस ये कैरी कर सकता है डिजायर्ड डीएनए के, यानी थोड़ा ज्यादा कैरी कर रहा है, कैरिंग मोर। अगर लैम्डा फेज कैरी कर रहा था 23 किलो बेसिस, तो ये ज्यादा कैरी कर रहा है up to 350 kilobases. So it is carrying more larger DNA fragment, larger DNA insert. सर आपने लैम्डा का आज में जो समझाया था, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या हो गया तुम्हारा, तुम नहीं थे क्या क्लास में? सर उस समय घर में कोई नहीं था, तो मम्मी पापा गए तो मुझे गेट खोलने जाना पड़ा था, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। लैम्डा फेज में मैंने ये कहा था कि जो 12 बेसिस आपको दिख रहे हैं एट दी एंड्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 12 बेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों साइड पे और अनपेयर्ड हैं, उनको हम कॉस साइड कहते हैं। और अगर ये अभी लीनियर डीएनए अगर है तो वो ऐसे घूम के फिर सर्कुलर भी बन सकता है, बिकॉज ये 12 बेसिस जो हैं ये अनपेयर्ड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक बात ये हो गई कॉस साइड की। दूसरी बात ये है कि लैम्डा फेज के पास करीब 23 किलो बेसिस ऐसे हैं जो काम के नहीं हैं, तो वो हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह 23 किलो बेसिस तक का हम एक डिजायर डीएनए कैरी करवा सकते हैं फ्रॉम दी लैम्डा फेज। और लैम्डा फेज किसी बैक्टीरिया को अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा और आपका डिजायर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर दे देगा, जैसे ट्रांसडक्शन होता है। हम बैक्टीरियोफेजेस को एज वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो ट्रांसडक्शन कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इजीली जो है इंसर्ट कर देते हैं, तो उनके पैथोजेनिक जो जीन्स हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं और उनकी जगह अपने डिजायर्ड जीन्स को पुट करके बैक्टीरिया को अपने डिजायर्ड जीन जो हम चाहते हैं कि पहुंच जाए वो पहुंचवा सकते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है, इसमें यीस्ट का सेंट्रोमियर, टीलोमेरिक सीक्वेंस और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस यूज होगा, मतलब जो ORI जिसको कहते हैं।
तो यीस्ट क्रोमोसोम के जीन्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, ये भी काफी लार्जर डीएनए इंसर्ट्स कैरी कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन कैरी अप टू 350 किलो बेसिस, ये थोड़ा और ज्यादा कैरी कर पाएगा, 350 से भी ज्यादा कैरी कर, 500 भी, तो और ज्यादा किलो बेसिस कैरी कर सकता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कॉस्मिड्स, जो ऊपर लैम्डा फेज की कॉस साइट्स पढ़ाई हैं, उनको अगर प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाए तो वो कॉस्मिड बन जाएगा। तो कॉस प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड। ये और अच्छा ज्यादा डीएनए कैरी कर पाएगा, लैम्डा फेज से ज्यादा कैरी कर लेगा। लैम्डा फेज कैरी करता है 23 किलो बेसिस ऑफ डिजायर्ड डीएनए को, तो ये करीब उससे डबल, करीब 45 किलो बेसिस कैरी कर सकता है। एक टर्म फैजमिड्स भी यूज होता है, और फैजमिड को तो सिंपली क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड। मतलब बैक्टीरियोफेज के अंदर आपने प्लाज्मिड लगा दिया है किसी बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू फेजमिड। तो ये भी कुछ अच्छे डीएनए कैरी कर सकता है। तो ये सब बस डीएनए कैरी हो रहा है और कोई बात नहीं। अलग अलग हमने वेक्टर्स इसलिए बनाए क्योंकि हम अलग अलग अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो कैरी करवा सकते हैं। एक प्लाज्मिड जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, a plasmid, TI plasmid, that is tumor inducing plasmid। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड ऐसा है जो ट्यूमर को इंड्यूस करता है। एक बैक्टीरिया के अंदर है ये, उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जो मैंने अभी लिखा सामने आपके। ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसके अंदर एक प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड।
इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड, बाकी जो उसका न्यूक्लियोटाइड है वो तो है, दिस इज अ प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हम कह रहे हैं टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक डीएनए है, एक पोर्शन है डीएनए का, उसको हम कहते हैं टीडीएनए। ये बैक्टीरिया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से फेमस है। दिस बैक्टीरिया इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये प्लांट्स को नेचुरली अटैक करता है। सॉइल का बैक्टीरिया है। अगर किसी प्लांट में कोई चोट लगती है, वूंड लगता है, तो ये बैक्टीरिया उसमें एंटर कर सकता है, उस चोट के थ्रू, उस वूंड के थ्रू। जैसे कि तुमने देखा कि जब हम लोगों को चोट लगती है तो हमारे चोट से जो एक बैक्टीरिया एंटर करता है, दैट इज टिटेनस बैक्टीरियम। सबको पता है कि टिटेनस का बैक्टीरिया जो है वो एंटर करता है। जब चोट लगती है हमको। लेकिन पॉइंट क्या है कि यहां जो बैक्टीरियम है ना, ये प्लांट्स को अटैक करता है और वूंड जहां पे होता है वहां पे ये अटैक कर जाता है, समझे? तो और जब अटैक करेगा प्लांट के सेल को, तो प्लांट के सेल में अपना ये टीडीएनए ट्रांसफर करा देता है ये नेचुरली। मतलब दिस बैक्टीरियम कैन ट्रांसफर इट्स टीडीएनए इनटू द होस्ट प्लांट सेल नेचुरली। ये काम चलता है। तो साइंटिस्ट बहुत इन्फ्लुएंस हुए कि प्लांट सेल में अगर जीन ट्रांसफर करना है तो इस प्लाज्मिड का यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का। इस बैक्टीरिया ने तो अपनी आदत के मुताबिक प्लांट्स को अटैक करना है, लेकिन इसमें से हम जो पैथोजन के जीन है वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपने इसका नाम पढ़ा, अभी मैंने लिखा नहीं है वैसे, टीआई। तो टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग, क्योंकि प्लांट्स में ये कैंसर कर देगा, प्लांट्स के सेल्स को ये अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करने पे मजबूर कर देगा, ट्यूमर कॉज कर देगा प्लांट्स के अंदर। हम इसके जो ये ट्यूमर कॉजिंग जीन्स है ये रिमूव कर देंगे, और हम यानी कि टीडीएनए को हम रिमूव करेंगे, क्योंकि टीडीएनए ही ट्रांसफर होता है जीनोम के अंदर प्लांट की। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो अल्टीमेटली इसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन पुट करेंगे, एंड डिजायर्ड जीन विल अल्टीमेटली be delivered into the plant cell. Plant cell में desired gene easily deliver कर जाएगा, यही हम चाहते हैं। तो है क्या? It is a soil bacterium. Excuse me, sir. Yes. सर एक बारी वो ट्यूमर वाले के बाद से रिपीट कर दो। Okay. It's a soil bacterium. It attacks several dicot plants and few monocot plants. मेनली ये डाइकॉट प्लांट्स को अटैक करता है, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स को ये अटैक करता है, और थोड़े से मोनोकॉट प्लांट्स को अटैक करता है, ज्यादा नहीं।
it has Ti plasmid, that is tumor inducing प्लाज्मिड, जो ट्यूमर इंड्यूस करे, जो प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस कर देगा। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड which is able to deliver DNA into host plant cell। होस्ट प्लांट सेल में इस टीआई प्लाज्मिड ने क्या डिलीवर करना है? इस होस्ट प्लांट के अंदर इस टीआई प्लाज्मिड ने क्या डिलीवर करना है? कौन सा पीस ऑफ डीएनए डिलीवर करना है? Which piece of DNA will be delivered by this Ti plasmid into the host plant? सर ये सॉइल बैक्टीरियम वगैरह सब टीआई प्लाज्मिड के पॉइंट्स हैं। ये हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे आपने पढ़ा बीएससी एज वेक्टर, फिर आपने पढ़ा वाईएससी एज वेक्टर, फिर आपने पढ़ा कॉस्मिड, एक वेक्टर का नाम है, फिर आपने पढ़ा फैजमिड, ये एक वेक्टर का नाम है। ऐसी एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस, ये बैक्टीरिया है। This bacterium is called natural genetic engineer. It is a soil bacterium. ये बैक्टीरिया सॉइल में रहता है। ये अटैक करता है प्लांट्स को, मेनली डाइकॉट प्लांट्स को अटैक करता है। ये बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस। ये बैक्टीरिया है। इस टूमेफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर ही होता है कि बाहर होता है?
इस प्लाज्मिड के अंदर इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला गया है। इसके पास एक टीआई प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है। इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में एक डीएनए है, टी डीएनए, जो ये प्लाज्मिड प्लांट के सेल को दे सकता है नेचुरली, अटैक करके सॉइल में। जहां पे चोट लगती है प्लांट को, वहां पे ये घुस सकता है और अपने टी डीएनए को डिलीवर कर सकता है प्लांट सेल के अंदर नेचुरली। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करते इसमें। ये नेचुरल जीन ट्रांसफर है फ्रॉम बैक्टीरिया इनटू प्लांट सेल। इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला गया है, क्योंकि ये नेचर में काम चल रहा है, हमसे मतलब ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे लैब में। अब भी किसी को डाउट है? जहां पे चोट लगती है प्लांट को, वहां से अटैक करना इसके लिए आसान होता है। मेनली डायकॉट प्लांट्स को ये अटैक करता है। अब हमने टीआई प्लाज्मिड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जब साइंटिस्ट को ये पता चला, कि ये तो नेचुरली अपने जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है, तो नेचुरली अगर जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है तो क्यों ना इसको एक्सप्लॉइट करें। TI plasmid has been modified into suitable। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। इस लाइन को लिखने से पहले मैं एक बात और बता दूं। ये करता क्या है प्लांट में? ये ट्यूमर कॉज कर रहा है ना, मैंने बताया था। नाम लिखवा देता हूं। इट कॉजेज क्राउन गॉल ट्यूमर इन प्लांट्स। ये एक ट्यूमर कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है प्लांट्स के अंदर। क्राउन गॉल ट्यूमर कहते हैं, मतलब कि जैसे ट्यूमर हो गया। हाँ जी बताइए, किसी को डाउट है तो अभी क्लियर कर लें। तो ये ट्यूमर तभी होता है जब प्लांट के अंदर इसका टी डीएनए, प्लांट सेल के अंदर इसका टी डीएनए चला जाता है, तब ट्यूमर हो जाता है। अंकुर पल,
यस सर। आपके बैक्टीरिया, आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, isn't it? यस सर। ई कोलाई, है ना? यस सर। तो मान लीजिए अगर उस ई कोलाई के पास प्लाज्मिड है, तो क्या वो आपके इंटेस्टाइन के सेल्स में अपने जीन्स को ट्रांसफर करता है? नो सर। क्या इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो आपके इंटेस्टाइन के सेल्स में अपने जीन्स ट्रांसफर कर देते हैं? नो सर। लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने जीन्स को सेल में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्लांट के, एनिमल्स में नहीं है ये। ओके? ओके सर। And it is the only bacterium that can deliver gene, that can transfer gene naturally into host plant cell. इसके बाद में और कोई बैक्टीरिया है ही नहीं। कुछ और स्पीशीज एग्रोबैक्टीरियम की ही हैं जो ऐसा काम कर लेती हैं, लेकिन मैं इस एग्रोबैक्टीरियम जीनस के अलावा कुछ है ही नहीं। Gurpal, you got it? यस सर। तो जैसे वी वर टेलिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए होता है इनटू द सेल, हम लोग उधर एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। ये कैन यू सी दिस गुरपल? यस सर। इसमें क्या देखे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म करके होस्ट सेल में आ रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ट्रांसफॉर्म करके होस्ट सेल में आ रहा है। यस सर। तो ये नेचुरली हो रहा है। ये नेचुरली हमको, ये एकदम ऐसे नहीं होगा, उसको हम करवाना पड़ेगा हमें। we have to force this DNA into the host cell. समझ रहे हो? ओके सर। यस सर। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो जीन है ये इस सेल से निकल के इधर आ जाए? फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर होस्ट ये जीन चला जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। गुड, नहीं हो सकता। तो अब बताओ फिर कि नेचुरली कौन है सिर्फ? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ये काम कर, जो मैंने एरो भी बनाया था, ये एग्रोबैक्टीरियम कर सकता है बस, और कोई नहीं कर सकता। ओके सर। Manshika, you got clear? Manshika, Yes, sir. your doubts are clear now. ओके, तो इसके ट्यूमर कॉसिंग जीन्स को बाहर निकाल दें और उसकी जगह डिजायर्ड डीएनए लगा देते हैं, तो प्लांट सेल को अटैक तो करेगा ही करेगा, इसकी आदत है। लेकिन इसको नहीं पता ना कि इसके जो डिजीज कॉजिंग जीन्स है वो बाहर निकाल दिए गए हैं और अब उसकी जगह क्या लगा दिया गया है, डिजायर्ड डीएनए। तो प्लांट सेल में आपको डिजायर्ड फिनोटाइप मिल जाएगा, यस और नो? मिल जाएगा।
टीआई प्लाज्मिड को ऐसा करते हैं कि टीआई प्लाज्मिड हैज बीन मॉडिफाइड इनटू अ सुटेबल वेक्टर नाउ. इट इज नो लॉन्गर पैथोजेनिक, हम कहेंगे. नो लॉन्गर पैथोजेनिक से मतलब कि जो लैब में हम बैक्टीरिया लेके आए हैं उसके टीआई प्लाज्मिड में से जो डिजीज कॉजिंग जीन्स है टीडीएनए उसको बाहर निकाल देंगे. बट इट retains the ability to deliver the desired gene into host plant cell. ये जो वेक्टर है ये प्लांट का है, एनिमल्स का वेक्टर नहीं है ये. इट इज नॉट डिलीवरिंग द जीन एनिमल सेल, इट इज डिलीवरिंग द जीन्स इनटू प्लांट सेल ओनली. इस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है जो लिखी है लास्ट में मैंने, है तो बताओ. इट इज नो लॉन्गर पैथोजेनिक का जो मतलब है वो सिर्फ लैब के अंदर जो बैक्टीरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं. क्या सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. बैक्टीरिया सॉइल के अंदर बहुत सारा है, एग्रोबैक्टीरियम, और उसमें तो पैथोजेनिक जीन होगा ही होगा. मैं बात कर रहा हूं उस बैक्टीरिया की जो लैब में हमने मॉडिफाई कर दिया है टीआई प्लाज्मिड को. दैट इज नो लॉन्गर पैथोजेनिक, but it has the ability to deliver the desired gene into the plant cell. But it will not cause disease in the plant cell. It will not cause tumor in the plant cell. It will just deliver the gene into the plant cell. Tell me. तो साइंटिस्ट के लिए तो बहुत मजा आ गया. ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे थे, बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर रहे थे अपने डिजायर्ड जीन को डिलीवर कराने के लिए. यहां तो कुछ करना ही नहीं है, यहां तो बैक्टीरिया अपने आप ही करता है, उसकी आदत में. बस जीन लगाना है इसमें. हाँ, जीन लगा देंगे टीआई प्लाज्मिड के अंदर. तो पहले टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम से आइसोलेट करेंगे, उस टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए को काट के बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह अपना डिजायर्ड डीएनए पुट करेंगे, और फिर इसको इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम को वापस करेंगे, और फिर एग्रोबैक्टीरियम को अलाउ करेंगे कि वो प्लांट को जाके अटैक करें. तुम लोगों ने टिश्यू कल्चर पढ़ना शुरू कर दिया है बॉटनी के अंदर. हैव यू स्टार्टेड टिश्यू कल्चर इन बॉटनी और फिनिश? यू आर फिनिश्ड. Culture is completed. So it is finished. So you must be knowing कि टिश्यू कल्चर में कैलस बनता है फिर. Yes, sir. तो उसमें फिर क्या करेंगे कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस को हम अलाउ करेंगे कि वहां पे वो टिश्यू कल्चर वाले मीडिया में जाकर के प्लांट्स को अटैक करेंगे, और जो भी प्लांटलेट आपकी बनेगी बाद में उसमें डिजायर्ड डीएनए होगा आपका. तो प्लांटलेट्स को फिर आप निकाल करके इम्प्लांट करोगे सॉइल में. दिस इज हाउ यू विल डू.
during tissue culture, this recombinant plasmid will be allowed to recombinant bacterium, recombinant या ट्रांसजेनिक एग्रोबैक्टीरियम, जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए लगा हुआ है, टी डीएनए नहीं है उसके अंदर, उस टीआई प्लाज्मिड में कैंसर कॉजिंग जीन्स नहीं है, उसको रिमूव कर दिया हमने, उसकी जगह हमने डिजायर्ड डीएनए लगा दिया है। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम को हम अलाउ करेंगे कि वो इन्फेक्ट करे हमारे प्लांट को ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। टू डिलीवर द डिजायर्ड जीन। और जो भी प्लांटलेट्स बनेंगे फिर हम उनको ट्रांसफर कर देंगे सॉइल में। The plantlets obtained जो भी प्लांटलेट्स ऑब्टेन होंगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी सॉइल। फिर हम सॉइल में इसको ट्रांसफर कर देंगे जो भी प्लांटलेट्स हमको ऑब्टेन होंगी। तो desired phenotype will be availed in the plantlets which are planted in the soil just by this mechanism using Agrobacterium tumefaciens as vector. एक और स्पीशीज है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस करके। There is one more species, Agrobacterium rhizogens, that contains RI plasmid, उसमें RI plasmid। RI plasmid, root inducing plasmid। जैसे वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है वैसे ये रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। मतलब कि जब ये अटैक होता है तो ये जहां पे अटैक करता है, जहां पे वूंड, ये भी वूंड के थ्रू अटैक करेगा, जहां पे वूंड लगता है वहां पे जहां पे अटैक कर देगा तो फिर वहां पे रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसको भी मॉडिफाई किया गया इनटू सूटेबल वेक्टर आरआई प्लाज्मिड को। लेकिन हम लोग टीआई प्लाज्मिड पढ़ते हैं बिकॉज दैट इज इन अवर सिलेबस। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि आरआई प्लाज्मिड भी है वन ऑफ द स्पीशीज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के पास, एंड दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ वेक्टर। ये भी नेचुरली ही डिलीवर करेगा जीन्स को इनटू द होस्ट प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के वेक्टर हैं, ये एनिमल सेल पे कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने जीन्स, ये ध्यान रखना।
अब लेते हैं रेट्रोवायरसेस एज वेक्टर। अब देखो रेट्रोवायरसेस तो आप जानते हैं विच हैज गॉट आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, और जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लें। No, not in the root cells, सान्या सोनी. It can deliver the gene into any cell, और जहां भी डिलीवर करेगा जीन वहां से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। सान्या, रेट्रोवायरसेस एज वेक्टर। टीआई प्लाज्मिड में कोई भी जीन लगा दो अंकुर फल, इफ यू वांट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट कि आपके जो कोई भी जीन लगा दो यार, राइस में लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी, मतलब जैसे अगर आपको टोमेटो के अंदर या टोबैको के अंदर कोई जीन लगाना है, टोमेटो के अंदर कोई जीन लगाना है, तो ऐसा कोई जीन जिससे उसकी जो सॉलिड अंदर उसके होता है दैट इंक्रीजेस इन अमाउंट, प्रोटीन्स इंक्रीज इन अमाउंट, desired phenotype, you want to get desired phenotype in the plant, so you insert that gene into the plant. टमाटर की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी हो, जल्दी पिचके नहीं, खराब ना हो, कुछ ऐसा जीन लगा दी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये पल रेट्रोवायरसेस एज वेक्टर, तो इसमें जस्ट अ मोमेंट। रेट्रोवायरसेस एज वेक्टर, एक बार स्क्रॉल अप करना।
disarmed pathogens are used as vectors. मतलब कि हम पैथोजेंस को डिसआर्म कर देंगे, मतलब उनके पास जो डिजीज कॉजिंग जीन्स है उनको रिमूव कर देंगे। ओके, इसका मतलब ये है। डिजीज कॉजिंग जीन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेट्रोवायरसेस। और रेट्रोवायरसेस ने तो अपने उनकी तो आदत है कि दे वांट टू डिलीवर द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल, तो वो तो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में डिलीवर कर देंगे, लेकिन डिजीज कॉज नहीं होगी, बिकॉज दोज डिजीज कॉजिंग जीन्स हैव बीन रिमूव्ड एंड इन प्लेस ऑफ दैट डिजायर्ड डीएनए हैज बीन पुट। तो ये चीज हम रेट्रोवायरसेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे रेट्रोवायरसेस का यूज आजकल कर रहे हैं टू डिलीवर द जीन इनटू द एनिमल सेल्स। Nowadays, retroviruses have been used to deliver gene of interest into एनिमल सेल्स। मतलब एनिमल सेल्स के लिए यूज हुआ है, जैसे एनिमल सेल के लिए भी वेक्टर है जो यूज हुआ है। आई मीन टू से दैट इट हैज बीन यूज्ड। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एनिमल सेल्स के लिए यूज होता है। वैसे तो रेट्रोवायरसेस एज वेक्टर जो हम लोग एनिमल सेल्स में पढ़ लेते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोजॉन्स का नाम अगर तुम लोगों ने पढ़ा है, बॉटनी में भी नाम आता है ये ट्रांसपोजॉन्स, और जिसको हम लोग जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो ये भी एज अ वेक्टर यूज हो सकता है, जंपिंग जीन्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स करके हम लोग कह सकते हैं इसको। ट्रांसपोजॉन्स these are mobile genetic elements जो एक लोकस से दूसरे लोकस में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं, जंपिंग जीन्स। ये तुम लोगों ने अगर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन जीन्स
ACDS एलिमेंट्स होते हैं इन मेज प्लांट, ऑल्सो फाउंड इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में शायद तुमने पढ़ा मे बी। क्योंकि ड्रोसोफिला TH मॉर्गन वाला जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, उसमें आता है। शटल वेक्टर्स में ये एक स्पेशल टॉपिक है, शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके पास दोनों ORI हो, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हो कि जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है या एफ प्लाज्मिड पढ़ा, BAC या PBR 322 पढ़ा या PUC 8 पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? वो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के। लेकिन यहां पे क्या है कि जो ये शटल वेक्टर है, इस शटल वेक्टर के अंदर बैक्टीरिया के साथ साथ हमने किसी यूकैरियोट का ORI भी लगाया हुआ। ORI यूकैरियोटिक ऑल्सो एंड ORI प्रोकैरियोटिक ऑल्सो। मतलब कि मैं इस वेक्टर को आई कैन यूज इन अ प्रोकैरियोट एज वेल, in a bacteria E. coli such as, or I can use it in yeast, that is eukaryotic cell को भी में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई वेक्टर है आपके पास जिसके पास प्रोकैरियोटिक ORI है, तो आप उसको यीस्ट में नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज यीस्ट एक यूकैरियोट है। और अगर आपके पास यीस्ट का एक आपके पास वेक्टर है और आप उसको अगर प्रोकैरियोट में यूज करना चाहते हैं, तो आप वहां भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो उसके पास यीस्ट का ORI है, मतलब यूकैरियोटिक ORI है। तो ऐसा नहीं है, हम प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोटिक तरीके से ही जीन्स मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यूकैरियोटिक तरीके से नहीं। और यूकैरियोट के अंदर हम प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकाला, हमने एक वेक्टर में दोनों ORI लगा दिए, अब तो हो ही जाएगा। नहीं, इनको शटल वेक्टर्स कहते हैं। तो फिर इसमें शटल वेक्टर्स में व्हाट डू वी सी इज कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक वेक्टर्स आर शटल वेक्टर्स। ये पॉइंट लिख लेते हैं। Most of the eukaryotic vectors are shuttle vectors। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल इज yeast episomal plasmid, YAP।
यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, एक ये एग्जाम्पल है और एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स। टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स। टीआई प्लाज्मिड वाले वेक्टर्स में भी हमने यूकैरियोटिक ओआरआई को लगा करके हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक यूकैरियोटिक जीन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूकैरियोटिक जीन है, उसको हमने किसी प्लाज्मिड में लगा दिया और फिर इस प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ई कोलाई। तो सपोज ये प्लाज्मिड अगर यहां पे चला गया ई कोलाई के अंदर और इसमें यूकैरियोटिक जीन भी लगा हुआ है, सपोज ये यूकैरियोटिक जीन यहां लगा हुआ है, तो ये यूकैरियोटिक जीन इस ई कोलाई के अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा या नहीं करेगा? क्या लगता है? आपने यूकैरियोटिक जीन को प्लाज्मिड में लगा करके बैक्टीरिया में डाला है और आप चाहते हो कि आपका यूकैरियोटिक जीन मल्टीप्लाई करे, multiply in the E. coli or not? मेरी आवाज पहुंच रही सबके पास? Is my question clear to all of you? Okay, we can use shuttle vectors. Very good. लेकिन डियर ये तो प्लाज्मिड है ना, तो प्लाज्मिड के पास तो जो ओआरआई है वो प्रोकैरियोटिक है। अंकुरपाल, प्लाज्मिड के पास ओआरआई कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। और ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट। तो फिर तो शटल वेक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा ओआरआई है वैसा ही तो वेक्टर है, तो फिर काहे की जरूरत है शटल वेक्टर की? अगर इस प्लाज्मिड को मैं यीस्ट में डाल रहा होता जो कि एक यूकैरियोट है, तब मुझे शटल वेक्टर की जरूरत पड़ती। व्हाट यू से? मैं सही समझा पा रहा हूं तुम्हें? लेकिन हम तो यूकैरियोटिक जीन को डाल रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें? वो एक अलग बात है। मैं तो यूकैरियोटिक जीन की बात नहीं, आपने तो वेक्टर की बात करी, मैंने वेक्टर का आंसर दिया आपको। यूकैरियोटिक जीन तो ई कोलाई में जाकर के मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ? यूकैरियोटिक जीन तो प्रोकैरियोट में जाकर के मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर उसको वहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात सही है। और उसका प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा। यूकैरियोटिक जीन से अगर कोई प्रोटीन बननी होगी वो भी नहीं बना पाएगी अगर हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं। क्यों नहीं बना पाएगी? सर यूकैरियोटिक जीन में तो इंट्रॉन्स एक्सॉन दोनों होंगे ना, तो वो इंट्रॉन्स को तो ये तो नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रोकैरियोट्स कैन नॉट रिमूव द इंट्रॉन्स।
Am I right? यस सर। यस सर। सर उनमें वो नहीं होते स्प्लाइसिंग वाले कॉम्प्लेक्स वगैरह। तो यूकैरियोटिक जीन को आप डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। अगर ऐसा करूं कि यूकैरियोटिक डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करा के एमआरएनए बनवा लूं, फिर एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के सीडीएनए बनवा लूं, फिर सीडीएनए प्लाज्मिड में लगा दूं और फिर प्लाज्मिड को ई कोलाई को दे दूं, तब हो सकता है क्या? यस सर। अब कैसे हो जाएगा? सर हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया ना। एमआरएनए बन गया तो मतलब इंट्रॉन्स रिमूव हो गए। इंट्रॉन्स रिमूव हो गए तो उस इंट्रॉन का जो डीएनए होगा दैट इज सीडीएनए, ये तो इंट्रॉन फ्री होगा। यस सर। तो इंट्रॉन फ्री डीएनए अगर आप प्लाज्मिड में लगाते हो तो अब ये ई कोलाई में जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, है कि नहीं? और अगर आपने प्लाज्मिड में लगा दिया है और किसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड में लगाया तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड में तो ओआरआई प्रोकैरियोट का ही होगा ना। यस सर। तो अगर ई कोलाई में अगर आप प्लाज्मिड में प्रोकैरियोटिक, अगर आपके पास जो प्लाज्मिड है उसके पास ओआरआई तो प्रोकैरियोटिक ही है, तो वो तो आराम से आके मल्टीप्लाई करेगा इसके अंदर। लेकिन मैं अगर कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस प्लाज्मिड को अगर यीस्ट में डाल दूं तो क्या वो मल्टीप्लाई करता? नहीं करेगा। क्या हो गया? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जरा, समझा ही नहीं सर आप क्या पूछ रहे थे। इस प्लाज्मिड को यीस्ट में अगर डाल दिया जाए तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा बिकॉज इसमें ओआरआई जो है वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है। प्लाज्मिड में ओआरआई प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है तो वो ई कोलाई में जाके तो मल्टीप्लाई करेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर यीस्ट में डालेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा बिकॉज यीस्ट एक यूकैरियोट है। तो फिर आपको ऐसा वेक्टर यूज करना पड़ेगा जिसमें ओआरआई यूकैरियोट वाला भी लगा हो। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? शटल वेक्टर। शटल वेक्टर। शटल वेक्टर। इन शटल वेक्टर्स को हम यूकैरियोट में भी यूज कर सकते हैं, इनको हम प्रोकैरियोट में भी यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई? रिया राज, सर प्रोकैरियोटिक ओआरआई वाला प्लाज्मिड है, उसको हम ईस्ट में डालेंगे तो क्यों नहीं करेगा वो? प्रोकैरियोटिक ओआरआई वाला? यस सर। नहीं तो उसमें तो ओरिजिनल रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट का है ना। ठीक है, तुम्हें पढ़ा नहीं है वो उसमें ओआरआई अलग अलग, तुम्हें पढ़ा नहीं है उसमें वो अलग अलग तरीके से ओपन करता है, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में पढ़ा नहीं? यस सर। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में तुमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पढ़ा होगा ना, डिफरेंस होता है रेप्लिकेशन के अंदर। यस सर। यस सर। Now let me talk about the third one. We clearly see this is an amide. पढ़ो, मतलब पढ़ा हुआ मतलब पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पढ़ा तो ध्यान नहीं होगा, इस समय ध्यान नहीं होगा तुम। हम वही ओआरआई यूज करेंगे जिसमें हम जो होस्ट होगा। अगर होस्ट यूकैरियोट है आप यूकैरियोटिक ओआरआई दीजिए उसको,
अगर होस्ट प्रोकैरियोट है तो आप प्रोकैरियोटिक ओआरआई वाला दीजिए उसको, और प्रोकैरियोट को यूकैरियोटिक जीन आप डायरेक्टली नहीं लगा के दे सकते क्योंकि उनमें इंट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पहले cDNA प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आप दे सकते हैं दैट जीन टू अ प्रोकैरियोट। आई होप मेरी बात अब सबको समझ में आ चुकी है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। If you want, you can ask. Otherwise, it's all. तो मैंने रफली सुनाया था, पर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तुमने नोट भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से अपने अकॉर्डिंग। सर मोस्टली यूकैरियोटिक वेक्टर्स शटल वेक्टर्स क्यों होते हैं? हाँ वो है, अरे तो बिकॉज वेक्टर्स में ना कहीं प्लाज्मिड्स के कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। बिकॉज सिलेक्टेबल मार्कर जीन तो आप लोग कहाँ से लोगे? बैक्टीरिया से ले पाओगे, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी यूकैरियोट में तो मिलता नहीं। व्हाट डू यू से? यस सर। तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स वगैरह हम लोग बैक्टीरिया से ही ले पाते हैं, प्लाज्मिड से ही ले पाते हैं, तो इस वजह से ओआरआई भी आ जाता है साथ में, तो हम कुछ जीन्स को निगलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए यूकैरियोटिक वेक्टर्स यूजुअली होते हैं जिनके पास ऐसा देखा गया शटल वेक्टर्स हम बनाए हैं हमने उनको। अब जैसे टीआई प्लाज्मिड है, तो टीआई प्लाज्मिड किसका है? प्रोकैरियोट का है। और हमने उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया? यूकैरियोटिक वेक्टर बनाने की कोशिश करी। तो हम पहले से उसमें प्रोकैरियोटिक ओआरआई लगा हुआ है, आपने क्या लगाया? यूकैरियोटिक ओआरआई, तो दोनों ही आ गए उसके अंदर। व्हेन यू विल मॉडिफाई अ टीआई प्लाज्मिड, दैट मींस कि ऑलरेडी वो प्रोकैरियोटिक डीएनए था ना अंकुर पल। तो इसलिए एक यूकैरियोटिक वेक्टर को अगर आप किसी प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड से बना रहे हो तो फिर शटल वेक्टर ही बनेंगे फिर, और वो यूकैरियोटिक वेक्टर्स जो होंगे फिर शटल उसमें प्रोकैरियोटिक बनेगा ही, ओआरआई होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस क्लाइम को तुम इतना सीरियसली मत लो, बस ये है कि हाँ यूकैरियोटिक वेक्टर्स आर यूजुअली शटल वेक्टर्स। और यूकैरियोट में हम लोग बहुत कम काम कर पाते हैं, हम लोग प्रोकैरियोट में ज्यादा काम करते हैं। हम लोग इंसुलिन कहाँ से लेते हैं? प्रोकैरियोट से लेते हैं। हम लोग जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी प्रोडक्शन है, वैक्सीन, हम कहाँ पे करते हैं? हम लोग यूकैरियोट यूज नहीं कर पाते, हम लोग प्रोकैरियोट से यूज करते हैं ज्यादातर। प्रोकैरियोटिक जीन को यूकैरियोट में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां आराम से मल्टीप्लाई करेगा। इंट्रॉन नहीं है, अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है? प्रोकैरियोटिक जीन को आप यूकैरियोट में आराम से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में लगाएंगे तो आपको पहले cDNA प्रिपेयर करना ही पड़ेगा बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जरूर याद रखना है, जो मैंने यहां लिख दिया इसको तुमने नोट कर लिया होगा अपने एंड पे अपने अकॉर्डिंग। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। यस, ओके, so thank you all, that's all for today's class. सर हाँ पर सर हमने जो वेक्टर्स एज प्लाज्मिड में पढ़ा, सॉरी हाँ प्लाज्मिड एज वेक्टर में पढ़ा था, वो PBR 322 वो सिंथेटिक था ना? हाँ डियर, क्योंकि उसको तो बनाना पड़ेगा ना आपको पहले। आपको तो एम्पेसिन डेटासाइकिन रेजिस्टेंट जीन बाहर से लगाने पड़ते हैं, उसमें होते थोड़ी हैं। ओके सर। सिंथेटिक इन व्हाट सेंस? आपने क्या सिंथेटिक का मतलब वो डीएनए आपने लैब में थोड़ी बनाया, वो तो डीएनए आप कहीं से लेके आए, आपने जोड़ दिया। यू मीन दैट सिंथेटिक? यस सर, मतलब लैब में उसको जोड़ा हुआ है। हाँ, जोड़ा गया, जोड़ तोड़ से बनाया गया, दैट इज ओके। तो सिंथेटिक वर्ड भी यूज करने से पहले सिंथेटिक के मतलब और में मतलब होते हैं कि you have prepared the DNA, because you can, because now we have the facility to prepare the DNA artificially also, isn't it? Because हरगोबिंद खुराना ने बना दिया था, तुमने पढ़ लिया होगा। यस सर। तो ये सब के सब वही है, मॉडिफाइड है। ये BAC, YAC, TI प्लाज्मिड, ये सब कहीं ना कहीं से मॉडिफाई हुए तभी तो वेक्टर बने। All is modification, all vectors are modified.
Okay, Pal. Yes, sir. Anything else? Sir, excuse me, sir. Speak. सर जो प्रेगनेंसी के बाद हम मतलब जो मिल्क सस्टेन करते हैं मदर उसको, तो उससे कितने महीने तक से कंट्रासेप्शन हो सकता है? Maximum 6 months. सर आईयूडीज इंडिया में ज्यादा यूज होती है या फिर अदर डिवाइसेस, कॉन्डम्स? नंबर देखना पड़ेगा, वो तो डेटा तो साल में चेंज हो सकता है, तो यू कैन फाइंड ऑन द नेट, ऐसा कुछ नहीं। पैरेलल मेथड मोस्टली यूज। ओके, पैरेलल मेथड दूसरा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय इंडियन वुमेन टू स्पेस अमंग द चिल्ड्रन, द आंसर इज आईयूडीज। और वैसे नंबर देखोगे तो नंबर में तो डेफिनेटली जो है पैरेलल मेथड्स आर यूज मोर। धनंजय, you got it? यस सर, थैंक यू सर। Okay then, thank you. Bye-bye. बाय सर।